साथियों, मेरा नाम है हसनैन रज़ा। JH क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से झारखंड सीरीज़ का क्लास चल रहा है, यानी कि झारखंड जीके का टोटल क्लास जो है इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। अगर अभी तक आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जो है सभी वीडियो को देख सकते हैं, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी वीडियो को पाने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितना भी वीडियो यहाँ पर अपलोड किया जाएगा वो आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाए। यहाँ पर झारखंड जीके के साथ साथ जो है कंप्यूटर का क्लास भी उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पर झारखंड जीके के साथ आपको कंप्यूटर क्लास और झारखंड जीके दोनों का क्लास जो है बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। तो कल हम लोग क्या पढ़े थे? झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश के बारे में पढ़े थे। आपको मालूम होगा कि झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश का हम लोग पार्ट 1 देख चुके थे। आज हमारा जो है झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश का पार्ट 2 है, तो इसके बारे में जो है आज हम लोग पढ़ लेते हैं झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश का पार्ट 2। ठीक है, तो कल हम लोग क्या क्या देखे थे एक बार थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, फिर जो है आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कल जो है क्या पढ़े थे, बताए थे कि कौन कौन सा जो है यहाँ पर राजवंश चलता था। ठीक है, जैसे कि एक था आपका नागवंशी था, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, पहला था आपका नागवंशी। ठीक है, मुंडा राज भी था जो सबसे पुराना राजवंश झारखंड में माना जाता है। ठीक है, उसके बाद सिंह वंश। अभी तक सिंह वंश के बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक है, सिंह वंश हो गया, रक्सेल वंश हो गया, रामगढ़ राज्य, रामगढ़ राज्य, पंचेत हो गया, खड़कडीहा हो गया। इस तरह से बहुत सारे, चेरो वंश हो गया। इस तरह से जो है बहुत सारे राजवंशों के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। लेकिन अभी तक जो है हम लोग सिर्फ मुंडा राज और थोड़ा सा जो है नागवंश के बारे में हम लोग पढ़े हैं। मुंडा राज के बारे में हमने बताया था कि ऋषा मुंडा के नेतृत्व में जो है झारखंड में प्रवेश करता है मुंडा। सबसे पहले आजमगढ़ से वो कहाँ पर आता है? रातूगढ़। उसके बाद बिहार का क्षेत्र, और बिहार से जो है झारखंड में इसका प्रवेश होता है। झारखंड में प्रवेश करने के बाद जो है ऋषा मुंडा ने क्या किया, सुतिया पहान नामक व्यक्ति को यहाँ का राजा घोषित कर दिया और मुंडा राज्य का स्थापना भी करता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग नागवंशी में पढ़े थे, हम बताए थे कि मुंडा राजा का जो अंतिम राजा था मदरा मुंडा ने क्या किया था कि वो जो है फनी मुकुट राय को सबसे पहले गोद लिया था और उसी को जो है राजा घोषित कर दिया था, फनी मुकुट राय के बारे में हमने देखा था कि उसके पिताजी का नाम था पुंडरीक नाग, माता का नाम था पार्वती। ठीक है, इसी कारण जो है नागवंशी, इस वंश का नाम पड़ गया नागवंशी। इसके साथ साथ और भी स्टोरी है, जैसे ये भी माना जाता है कि फनी मुकुट राय के जो पिताजी थे वो क्या थे, एक नाग थे। ठीक है, जिस कारण से इसका नाम क्या पड़ा है, आपका नागवंशी पड़ा है। ये भी चीज़ आप याद रख सकते हैं। बहुत तरह का कहानी है, लेकिन वो कहानियों में हम लोग को नहीं जाना है। बस इतना जानना है कि नागवंशियों का प्रथम राजा कौन था? फनी मुकुट राय था। राजधानी कहाँ बनाई थी? सुतियाम्बे बनाई थी। इतना चीज़ हम लोग देख चुके थे। प्रताप राय के बारे में हम बताए थे आप लोग को कि प्रताप राय जो है वो भी नागवंशी राजा था। इसने अपना राजधानी जो है चुटिया हस्तांतरित कर दिया था सुतियाम्बे से। भीमकर्ण जो है चुटिया से खुखरा हस्तांतरित कर दिया था। उसके बाद दुर्जन साल जो है खुखरा से, यानी कि जब वो कैद से छूटा ग्वालियर से, तो खुखरा से राजधानी जो है दोईसागढ़ कर दिया, जिसे नवरत्नगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतना चीज़ हम लोग जो है देख चुके थे। तो आज का जो हम लोग पढ़ते हैं, आज का जो हमारा राज्य क्षेत्र है या राजवंश है या रघुनाथ शाह। ठीक है, रघुनाथ शाह, दुर्जन साल शाह के बाद जो राजा बनता है वो आपका कौन होता है? रघुनाथ शाह। इसके समय काल का बात किया जाए तो 1640 ईस्वी से लेकर जो है 1690 ईस्वी तक जो है ये क्या रहता है? राजा रहता है। 1640 ईस्वी से लेकर 1690 ईस्वी तक क्या रहता है? ये नागवंशी का राजा रहता है। और ये शाहजहां का समकालीन था। किसका समकालीन था? शाहजहां का समकालीन था। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, शाहजहां का समकालीन था। चलिए, ये किसका? ये शाहजहां का जो है समकालीन था। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि इन्होंने जो है बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था, लेकिन जिसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चुटिया का राम मंदिर और दूसरा जो है बुढ़ैया का मदन मोहन मंदिर। ये 2 मंदिर का नाम आप जरूर याद रखिएगा, जो कि रघुनाथ शाह के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। रघुनाथ शाह के बारे में हम लोग को 2 ही चीज़ जानना है। सबसे पहला, ये शाहजहां का समकालीन था, और दूसरा, इसने जो है बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था।
जिसमें से दो बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है आपका, एक तो राम मंदिर हो गया और दूसरा मदन मोहन मंदिर। ये दोनों जो है रघुनाथ शाह के द्वारा जो इसका निर्माण करवाया गया था। अगला जो राजा बनता है वो आपका राम शाह बनता है। अगला राजा कौन बनता है? राम शाह बनता है। राम शाह का समय काल का बात किया जाए तो 1690 से लेकर 1715 तक जो है इसका समय काल है राम शाह का। राम शाह बहादुर शाह प्रथम का ये समकालीन था, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम का ये समकालीन था। कौन? राम शाह। सबसे पहले रघुनाथ शाह, दुर्जन साल के बाद रघुनाथ शाह, और रघुनाथ शाह के बाद हम लोग को राम शाह के बारे में पढ़ना होता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। दुर्जन साल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का उम्मीद है, फनी मुकुट राय से, भीमकर्ण से, प्रताप राय से, ठीक है। इसके अलावा आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ठाकुर ऐनीनाथ शाह से, ये सबसे जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये सब बस आप एक बार पढ़ लीजिए ताकि जो आपके दिमाग में रहे। सबसे पहले मैंने बताया कि राम शाह जो है बहादुर शाह प्रथम का समकालीन था। इसके साथ साथ नवरत्नगढ़ में जो है कपिलनाथ मंदिर का भी इसने निर्माण करवाया था। नवरत्नगढ़ मैंने बताया कि दोईसा को नवरत्नगढ़ कहा जाता था। क्यों? क्योंकि दोईसा के क्षेत्र में जो है दुर्जन साल शाह ने नवरत्नगढ़ किले का निर्माण करवाया था, जिस कारण से दोईसा गढ़ को नवरत्नगढ़ भी कहा जाता है। और वहीं पर इन्होंने जो है कपिलनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राम शाह के पुत्र ठाकुर ऐनीनाथ शाह, ठीक है, राम शाह के पुत्र, और ये चतुर्थ पुत्र थे ठाकुर ऐनीनाथ शाह, ठीक है। तो ठाकुर ऐनीनाथ शाह जो है नागवंशी का राजा नहीं बनता है। नागवंशी का जो सिलसिला चल रहा था, यानी कि सबसे पहले रघुनाथ शाह से हम लोग देख लेंगे। तो रघुनाथ शाह, राम शाह, और अगला राजा जो है ठाकुर ऐनीनाथ शाह नहीं बनता है, बल्कि इसका बड़ा बेटा बनता है, ठीक है, जिसका नाम था यदुनाथ शाह। राम शाह का बड़ा बेटा यदुनाथ शाह जो है राजा बनता है, यदुनाथ शाह। लेकिन हम लोग को ठाकुर ऐनीनाथ शाह के बारे में क्यों पढ़ना है? क्योंकि ठाकुर ऐनीनाथ शाह ने जो है एक अलग राज्य का स्थापना किया था, जिसे कहा गया बड़कागढ़ राज्य या बड़कागढ़ स्टेट। ठाकुर ऐनीनाथ शाह ने किसका स्थापना किया था मैं बता दे रहा हूं आपको। इसने जो है एक अलग, मान लीजिए कि ये नागवंशियों का ये शासन चल रहा है, ठीक है, लेकिन वहां से हट के जो है इन्होंने एक अलग शासन, एक अलग राज्य का स्थापना किया, जिसका नाम था बड़कागढ़ राज्य। बड़कागढ़ राज्य का स्थापना किया, बड़कागढ़ राज्य का इसने स्थापना किया। और यहाँ पे इसका स्थापना करने के बाद जो है सतरंजी को जो है इसने राजधानी बनाई। ये सतरंजी जो है स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर, ठीक है। इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ठाकुर ऐनीनाथ शाह के द्वारा किया गया था। यही ठाकुर ऐनीनाथ शाह, यहाँ पे लिख देते हैं ठाकुर ऐनीनाथ शाह, यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। ऐनीनाथ शाह, ठाकुर ऐनीनाथ शाह, इसी ने जो है जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण करवाया था, धुरुआ में जो अभी है जगन्नाथपुर। और अभी आई थिंक 1-2 दिन के अंदर जो वहाँ मेला भी लगने वाला है। आपको मालूम है कि साल भर में जो है आषाढ़ के आसपास जो वहाँ पर रथ मेला का आयोजन किया जाता है। बहुत जल्द जो है वहाँ पर मेला भी लगने वाला है, पता नहीं कब लगने वाला, ठीक है। तो जगन्नाथपुर मेले का जो है आयोजन, जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा करवाया गया था? ठाकुर ऐनीनाथ के द्वारा करवाया गया था। 1691 में जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था ठाकुर ऐनीनाथ के द्वारा, ठीक है। बाकी 1991 में जो है इसे और बहुत बढ़िया से बनाया गया, बिहार सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा हम लोग कह सकते हैं। लेकिन इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ठाकुर ऐनीनाथ शाह के द्वारा। और उसी समय से जो है रथ मेला का आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष उस मंदिर में। और आज भी वो प्रत्येक वर्ष जो है ऐसा आयोजन किया जाता है, जगन्नाथपुर मेले का आयोजन किया जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए, मैंने बताया कि बड़कागढ़ राज्य का इसने स्थापना किया, और स्थापना करने के बाद जो है सतरंजी इसने अपनी राजधानी बनाई, जो कि स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो ठाकुर ऐनीनाथ शाह था, इसका जो है 4 बीवी थी और 21 पुत्र थे, 4 या 5 बीवी थी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस आप एक याद रख सकते हैं, 4 या 5 इसकी बीवी थी और 21 इसके टोटल पुत्र थे ठाकुर ऐनीनाथ शाह। लेकिन ये नाग वंशावली के सीक्वेंस में नहीं था, इसने एक अलग राज्य का ही स्थापना कर दिया था ठाकुर ऐनीनाथ शाह। नागवंशी का जो सीक्वेंस में होगा वो आपका यदुनाथ शाह होगा, ठीक है। यदुनाथ शाह राम शाह के बाद जो है यदुनाथ शाह राजा बनेगा। राम शाह के पुत्र ठाकुर ऐनीनाथ शाह, राम शाह के पुत्र जो थे ये आपका कौन से थे? 4वां पुत्र थे,
चौथे नंबर का, ठीक है। 4वां पुत्र थे ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव या शाह द्वारा बड़कागढ़ राज्य की स्थापना किया गया और राजधानी सतरंजी बनाया गया। ये सतरंजी कहाँ पर है? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। और राजधानी बनाने के बाद जो है उसके बाद क्या किया गया, वहाँ पर धुरुआ के क्षेत्र में जो है जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण भी इसके द्वारा कराया गया था। अगला राजा के बारे में हम लोग बात करते हैं तो राम शाह के बाद जो है यदुनाथ शाह मुगल बादशाह फर्रुखसियार का समकालीन था। यदुनाथ शाह राजा बनता है, ठीक है। राम शाह के बाद राजा कौन बनता है? यदुनाथ शाह जो है राजा बनता है राम शाह के बाद। 1715 से लेकर जो है 1724 तक जो है ये राजा रहता है, शासक रहता है नागवंशी का, ठीक है। यदुनाथ शाह मुगल बादशाह फर्रुखसियार के समकालीन थे। ये समकालीन से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि एक बार पूछा गया है कि आपका दुर्जन साल शाह जो है किसके समकालीन थे, किस मुगल बादशाह के समकालीन थे, तो वो जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, लेकिन ये काफ़ी डिटेल हो जाता है, आपको डिटेल में भी पढ़ना है ताकि कहीं से भी प्रश्न ना छूटे, ठीक है। मुगल सूबेदार सर बुलंद खां द्वारा जो है 1717 ईस्वी में यदुनाथ शाह पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। सर बुलंद खां द्वारा मुगल सूबेदार उस समय जो है बिहार का सूबेदार था ये सर बुलंद खां, ठीक है, क्योंकि झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा माना जाता था, तो ये किसका हिस्सा था? बिहार का। सर बुलंद खां जो है बिहार का क्या था? ये था आपका सूबेदार था, मुगल का सूबेदार था। और इसने जो है यदुनाथ शाह पर आक्रमण कर दिया 1717 ईस्वी में। आक्रमण करने के बाद जो है यदुनाथ शाह हार जाता है, यानी कि पराजित हो जाता है। और उसके बाद यदुनाथ शाह ने जो है क्या किया? कर देना स्वीकार किया और 1 लाख रुपया कर देना स्वीकार किया। 1 लाख रुपया प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष जो है 1 लाख रुपया कर देना स्वीकार किया। कौन? यदुनाथ शाह। किसके प्रति स्वीकार किया? बुलंद खां, सर बुलंद खां के प्रति जो है स्वीकार किया कि हम 1 साल में जो आपको 1 लाख रुपया टैक्स देंगे, नजराना देंगे। उस समय नजराना भी कहा जाता था। और इसके बाद जो है इसने अपनी राजधानी कहाँ ले गया? पालकोट को अपनी नई राजधानी बनाई। इससे पहले राजधानी कहाँ था? दोईसा था। मैंने बताया कि दुर्जन साल जब मुगल के कैद से छूट कर आता है ग्वालियर से, तो उसने जो है खुखरा से राजधानी दोईसागढ़ कर दिया। अब दोईसा से जो है यदुनाथ शाह ने राजधानी अपना कहाँ ले गया? पालकोट ले गया, ठीक है, पालकोट ले गया। पालकोट को अपनी नई राजधानी बनाई। ये सारा चीज़ जो है आपको याद रखना है यदुनाथ शाह के बारे में। मैंने बताया सबसे पहला कि फर्रुखसियार का क्या था? ये समकालीन था, ठीक है। दूसरा कि सर बुलंद खां ने जो है इस पर आक्रमण कर दिया 1717 ईस्वी में, और आक्रमण करने के बाद जो है पराजित हो जाता है कौन? नागवंशी, यानी कि यदुनाथ शाह। और इसने जो है 1 लाख रुपया सालाना कर देना स्वीकार किया। और पराजित होना ही था, क्योंकि झारखंड का क्षेत्र, ऊपर से नागवंशी तो झारखंड के लिए बहुत बड़े राजा थे, लेकिन भारत के स्तर पर बहुत बड़े राजा नहीं थे। इनके पास हथियार नहीं था लड़ने के लिए, इनके पास घोड़े नहीं थे बहुत ज़्यादा, इनके पास हाथी की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी कि वो किसी बड़े राजा से लड़ाई कर सकते हैं। जैसे कि मुगल, जैसे उस समय मुगल के पास बहुत ताकत होता था, चाहे मुगल हो, मुगल के बाद मराठा के पास भी बहुत ताकत आ गया, ठीक है। तो मुगल से जो है लड़ने के लिए इनके पास ताकत नहीं होता था, जिस कारण से ये बार बार मुगल से हारे हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और पालकोट को अपनी नई राजधानी बनाई। अगला जो राजा है शिवनाथ शाह। यदुनाथ शाह के मरणोपरांत जो है शिवनाथ शाह छोटा नागपुर खास का नागवंशी उत्तराधिकारी बना, यानी कि शिवनाथ शाह जो है अगला राजा बन गया यदुनाथ शाह के बाद। यदुनाथ शाह के मरणोपरांत कौन राजा बनता है? शिवनाथ शाह जो है राजा बनता है। और इसके समय का बात किया जाए तो 1724 से लेकर 1733 जो है इसका समय काल है। आई थिंक ये लाल और ये काला में है, रेड एंड ब्लैक में है, तो थोड़ा सा धुंधला आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1724 से लेकर 1733 जो है इसका समय काल है। यदुनाथ शाह के मरणोपरांत शिवनाथ शाह छोटा नागपुर खास का नागवंशी उत्तराधिकारी बना। ये चीज़ आप याद रखिएगा। बिहार के सूबेदार फकरुद्दौला ने जो है फिर से आक्रमण किया, इस बार शिवनाथ शाह पर आक्रमण किया। बिहार के सूबेदार फकरुद्दौला, ठीक है, फकरुद्दौला ऐसे होगा, फकरुद्दौला ने शिवनाथ पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद मैंने बताया कि मुगल जो है बहुत ताकतवर होते थे, उनके पास एक से एक हथियार था, तोप रखते थे, बंदूक रखते थे। इस समय तक तो उनके पास बंदूक भी आ गया था, तलवार तीर तो कहना ही नहीं है,
घोड़े हाथी तो कहना ही नहीं है, इनके पास एक विशाल सेना भी होती थी, जिस कारण से जो है झारखंड के नागवंशी अक्सर हार जाते थे। ठीक है, झारखंड के नागवंशी अक्सर हार जाते थे और आप फिर से हार गए कब? फकरुद्दौला ने जब आक्रमण किया उस समय फिर से हार गया शिवनाथ शाह, और हारने के बाद जो है इसने इस बार 12,000 रुपया सालाना कर देना स्वीकार किया। 12,000 रुपया जो है सालाना कर देना स्वीकार किया। किसने स्वीकार किया? शिवनाथ शाह ने स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया? फकरुद्दौला को कहा कि हम जो है तुम्हें 12,000 रुपया सालाना कर देंगे, तुम जाके मुगल बादशाह को दे देना ये कर। ठीक है, तो इस तरह से जो है पूरा सिस्टम बना हुआ था, ये चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए अगला जो हमारा राजा है वो है आपका उदयनाथ शाह। शिवनाथ शाह के बाद आपका उदयनाथ शाह राजा बनता है, और इसके समय काल का बात किया जाए तो 1733 से लेकर 1733 से लेकर जो है 1733 से लेकर जो है 1740 जो है उदयनाथ का समकालीन, ये उदयनाथ का समय माना जाता है। शिवनाथ शाह के मरणोपरांत जो है उदयनाथ शाह छोटा नागपुर खास का नागवंशीय उत्तराधिकारी बना। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। सबसे पहला शिवनाथ शाह के मरणोपरांत कौन बना? उदयनाथ शाह राजा बना नागवंशियों का, ये चीज़ आप याद रखिएगा। रामगढ़ राजा विष्णु सिंह, ठीक है, रामगढ़ राजा जो है विष्णु सिंह उदयनाथ शाह को कर देता था, नजराना देता था मुगल को देने के लिए, क्योंकि रामगढ़ राज्य जो है नागवंशी से भी छोटा होता था। झारखंड में सबसे ताकतवर नागवंशी माने जाते थे। ठीक है, तो यहाँ के जितने भी छोटे छोटे जो राजवंश थे, जो छोटे छोटे राजा थे, वो नागवंशी को टैक्स देते थे और नागवंशी जो है मुगल को जाके टैक्स देता था। तो रामगढ़ राज उस समय विष्णु सिंह जो है रामगढ़ राज में राजा हुआ करता था, वो क्या करता था? देता था जाके उदयनाथ शाह को टैक्स देता था, और उदयनाथ शाह जो उसका टैक्स का हिस्सा यानी नजराना का हिस्सा जो है मुगल के दरबार में पेश करता था। ठीक है, यही चीज़ लिखा हुआ विष्णु सिंह उदयनाथ शाह के द्वारा अलीवर्दी खां को नजराना पहुँचाता था। विष्णु सिंह जो है उदयनाथ शाह के द्वारा अलीवर्दी खां को नजराना पहुंचाता था। उस समय अलीवर्दी खां जो है बिहार के सूबेदार थे, मुगल सूबेदार, सॉरी ये बिहार के नहीं, उस समय तक जो है बंगाल के सूबेदार ये बने थे, बंगाल के सूबेदार बने थे, लेकिन जो है ये आपका मुगल का ही सूबेदार हुआ करता था। ठीक है, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा कि विष्णु सिंह जो है डायरेक्ट अलीवर्दी खां को टैक्स नहीं देता था, वो किसको देता था? उदयनाथ शाह यानी कि नागवंशी को देता था, और नागवंशी जो है आपका मुगल को टैक्स पहुंचाता था, नजराना पहुंचाता था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। समय काल इसका आपको याद रखने का जरूरत है, और बहुत ज़्यादा यहाँ से डिटेल में भी जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना जानते हैं तो बहुत है। ठीक है, झारखंड में क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ जो है लिखा हुआ भी नहीं मिलता है, जिस कारण से थोड़ा सा परेशानी भी होता है। जब परेशानी हम लोग को है तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर को भी परेशानी है, और उसे भी जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछ रहा था। ठीक है, यही सब चीज़ हम लोग को जानना होता है। अगला जो हमारा है श्याम सुंदर नाथ शाह। अगला राजा हम लोग को पढ़ना है। उदयनाथ शाह के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? श्याम सुंदर नाथ शाह। इसी के समय जो है मराठों का आक्रमण सबसे पहले होता है झारखंड में, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसका समय काल का बात किया जाए तो 1740 से लेकर 1745 में जो है क्या होता है, इसका समय काल है 1740 से लेकर 1745। चलिए, इसके काल में मराठों द्वारा नागवंशी के ऊपर सर्वप्रथम आक्रमण हुआ था, ये चीज़ आप याद रखिएगा। वर्ष 1743 ईस्वी में मराठा रघुजी भोसले ने बंगाल पर आक्रमण किया, जिसकी सूचना अलीवर्दी खां ने पेशवा बालाजी राव से किया। ठीक है, मराठा रघुजी भोसले ने, आपको पता है कि मराठा में जो है आपस में उन लोगों का खुद झगड़ा होने लगा था, खुद क्या होने लगा था, युद्ध होने लगा था, जिसमें से एक तरफ थे आपका रघुजी भोसले और दूसरे तरफ थे पेशवा बालाजी राव। तो रघुजी भोसले ने जो है आक्रमण करने का सोचा, कहाँ पर? बंगाल पर, लेकिन झारखंड के रास्ते से ही जाकर। लेकिन उस समय अलीवर्दी खां बंगाल के सूबेदार थे, उन्होंने जो है किसे खबर पहुंचा दिया? बालाजी राव को जो है खबर पहुंचा दिया। तो क्या इस शिकायत से प्रभावित होकर पेशवा बालाजी राव जो है राजमहल से वामना गांव होते हुए बंगाल पहुंचा। पेशवा की आने की खबर सुनकर रघुजी भोसले जो है झारखंड के मानभूम से होते हुए अपना प्रदेश यानी महाराष्ट्र लौट गए। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर पेशवा बालाजी आता है, ये खबर रघुजी को लगता है तो वो डर से भाग जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है पेशवा बालाजी का होता है। ठीक है, तो इससे जो है रघुजी यहाँ से कहाँ चला जाता है? अपना क्षेत्र वापस चला जाता है, लेकिन किधर से जाता है? मानभूम होते हुए। ये मानभूम का धनबाद का क्षेत्र।
धनबाद का क्षेत्र यानी कि मानभूम होते हुए जो है ये वापस अपना प्रदेश लौट जाता है। कौन? रघुजी भोसले। फिर बाद में जाकर इन दोनों के बीच में संधि होती है, जिस संधि के तहत ये तय किया जाता है कि रघुजी भोसले को ही जो है झारखंड का क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, ये भी चीज़ हम लोग देख लेते हैं। देखिए धीरे धीरे जो है झारखंड के क्षेत्र में मुगलों का प्रभाव पड़ना कम हो गया। अब जब मराठा यहाँ पर क्या हुए, प्रवेश कर गए, तो मराठों का जो है ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा और मुगलों का प्रभाव जो है यहाँ पर बहुत कम हो चुका था। जिस कारण से एक समय ऐसा आया कि मुगल को कर ना जाकर, नजराना ना जाकर मराठों को जो है टैक्स देना पड़ने लगा झारखंड के राजा को। ठीक है, या झारखंड के शासक को। धीरे धीरे झारखंड के क्षेत्र मुगलों का प्रभाव कम पड़ने लगा। इसके फलस्वरूप झारखंड में मुगल प्रभाव का अंत हो गया। जब धीरे धीरे प्रभाव ही कम पड़ने लगा तो क्या हुआ, यहाँ पर मुगल का प्रभाव का अंत हो गया। अब जो है यहाँ पर उसका स्थान कौन ले लेता है, मराठों ने ले लिया। यहाँ पर हम लोग टैक्स किसको पहुँचा रहे थे, मुगल को पहुँचा रहे थे। लेकिन जब यहाँ मराठों का प्रवेश होता है, और आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत मुगल सल्तनत भी जो है धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। जब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा तो उसके हाथों से जो है बहुत सारे क्षेत्र छीनने लगे, और ये क्षेत्र छीनकर कहाँ पहुँच जा रहा था, मराठों के हाथ पहुँच जा रहा था। इसी क्रम में जो है झारखंड भी इसके हाथों से निकल गया, यानी कि मुगलों के हाथों से, और कहाँ चला गया, मराठों के हाथों चला गया, क्योंकि यहाँ पर जो है मराठों का ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा था। मुगल इसमें कमज़ोर पड़ने लगे, और 13 अगस्त 1743 को पेशवा बालाजी राव एवं रघुजी भोसले, मैंने बताया कि पेशवा बालाजी राव और रघुजी भोसले के बीच में एक संधि हुआ। इस संधि के अनुसार झारखंड क्षेत्र पर रघुजी भोसले का प्रभाव स्थापित हुआ। मैंने बताया कि रघुजी भोसले जो है पहले ही झारखंड में अपना अधिकार करना चाह रहे थे, लेकिन उस समय पेशवा बालाजी राव ने जो है उसे रोक लिया। ठीक है, और उसके बाद में जब इन लोग के बीच में संधि हुआ, उस समय यही तय हुआ कि रघुजी भोसले जो है झारखंड के क्षेत्र में अधिकार करेंगे, यानी कि झारखंड के क्षेत्र से जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा वो रघुजी के पास पहुंचेगा। लेकिन कभी भी जो है, चाहे वो नागवंशी हो, रामगढ़ हो, कभी भी जो है मराठों को जो है बहुत टैक्स नहीं देते थे। कभी दिए, कभी नहीं दिए। मुगलों को तो देना ही पड़ता था, क्योंकि वो ताकतवर भी ज़्यादा होते थे, आक्रमण भी बार बार कर देते थे, जिस कारण से उनको देना पड़ता था। लेकिन मराठों को जो है नियमित तौर से कभी भी टैक्स नहीं दिए। कभी मन किया तो दिए, कभी मन किया तो नहीं दिए। ठीक है, इस तरह से होता था। और बाद में फिर अंग्रेज भी आ गए तो बहुत ज़्यादा टैक्स कभी नहीं लगा। ठीक है, प्रताप उदयनाथ शाहदेव जो है अगला राजा बनता है। ठीक है, अगला राजा कौन बनता है, प्रताप उदयनाथ शाह। इससे पहले कौन था, श्याम सुंदरनाथ शाह। ठीक है, प्रताप उदयनाथ शाहदेव जो है 1872 से लेकर 1950 तक जो है ये नागवंशी का राजा होता है। ठीक है, अब देख सकते हो 1950 यानी कि आज़ादी के बाद तक, ठीक है, ये नागवंशी का राजा होता है। और इसके बाद भी एक नागवंशी राजा होता है जो कि नागवंशियों का अंतिम राजा होता है। ठीक है, चिंतामणि उनका नाम था, उसके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 1872 से लेकर 1950 तक जो है प्रताप उदयनाथ शाहदेव जो है नागवंशी का राजा होते हैं। ठीक है, इसने राजधानी पालकोट से रातूगढ़ हस्तांतरित कर दी। ये अंतिम राजधानी रहा नागवंशी का। नागवंशी का अंतिम राजधानी कौन सा रहा, रातूगढ़। इसने जो है पालकोट से राजधानी कहाँ ले गया, रातूगढ़ ले गया। ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो कि रांची में है। ठीक है, रातूगढ़ में रातू पैलेस का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, प्रताप उदयनाथ शाहदेव के द्वारा जो है रातू के क्षेत्र में रातू पैलेस का भी निर्माण करवाया गया था। सार्वजनिक कामों के लिए इन्हें केसरे हिंद पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सार्वजनिक कामों के लिए जो है ये लोगों का बहुत मदद करते थे, इस कारण से जो है इन्हें केसरे हिंद से भी सम्मानित किया गया। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस नागवंशी राजा को जो है केसरे हिंद से सम्मानित किया गया है, तो आप बताइएगा प्रताप उदयनाथ शाहदेव या शाह। ठीक है, उदयनाथ शाहदेव या शाह भी हम लोग कह सकते हैं। प्रताप उदयनाथ शाहदेव को जो है क्या किया गया था, केसरे हिंद से नवाजा गया था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अंतिम राजधानी किसने बदला नागवंशियों का, प्रताप उदयनाथ शाहदेव। नागवंशियों का अंतिम राजधानी कहाँ रहा, रातूगढ़ रहा। ठीक है, अंतिम राजधानी कहाँ रहा, रातूगढ़ रहा। इससे पहले कहाँ था, पालकोट था। ठीक है, इससे पहले कहाँ था, पालकोट था, जिसको उदयनाथ शाह ने बदला था। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए
ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देख लिए। इसने राजधानी पालकोट से रातूगढ़ हस्तांतरित कर दी। रातूगढ़ में जो है पैलेस का भी निर्माण करवाया जिसका नाम है रातू पैलेस। सार्वजनिक कामों के लिए जो है इन्हें केसर-ए-हिंद पदक से भी सम्मानित किया गया है। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। 1950 में ये राजा रहते हैं, 1950 तक शासक रहते हैं। 1950 में जो है एक और राजा आता है जिसका नाम है चिंतामणि। ये जो है सबसे अंतिम राजा है नागवंशियों का, लाल चिंतामणि शरणनाथ सहदेव, 1950 से लेकर 1952 तक। उसके बाद बिहार सेटलमेंट एक्ट आता है, बिहार भूमि संबंधित कानून एक्ट आता है, जिसके तहत जो है राजा के पद को जो है समाप्त कर दिया जाता है 1952 में। तो 1950 से लेकर 1952 तक जो है कौन राजा रहता है? लाल चिंतामणि शरणनाथ सहदेव। ये अंतिम राजा थे नागवंशियों का, ठीक है। और 2014 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। 1931 में इनका जन्म होता है, 1950 में ये शासक बनते हैं किसका? नागवंशियों का। 1952 में क्या होता है? नागवंशी पद ही खत्म हो जाता है, राजा का पद ही खत्म हो जाता है पूरे भारत से। और उसके बाद जो है ये नागवंशियों का अंतिम शासक था। इसके समय राजधानी कहाँ हो जाएगी? रातूगढ़ हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले जो राजधानी बनाया गया था वो चेंज नहीं किया गया। रातूगढ़ जो है नागवंशियों का अंतिम राजधानी था। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, आप ये देख सकते हैं, ये चिंतामणि जी है जिनका 2014 में मृत्यु हो गया था, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये पूरा कहानी हो गया नागवंशियों का, ठीक है। हम लोग नागवंशी देख चुके हैं। नागवंशी के बाद हम लोग सी वंश देख लेंगे, पंचेत वंश देख लेंगे, रामगढ़ राज्य के बारे में देख लेंगे, खड़गडिहा राज्य के बारे में देख लेंगे, सभी के बारे में देख लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिटेल पढ़ा जाता है वो आपका नागवंशी के बारे में ही पढ़ा जाता है, क्योंकि झारखंड में जो सबसे प्रभावी राजा था वो नागवंशी था, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग जो है कुछ देख लेते हैं, जैसे कि राजधानी कब कब चेंज किया गया है, किसके समय में चेंज किया गया है, नागवंशी कौन कौन से राजा के समय, कौन कौन से शासक के समय जो राजधानी चेंज किया गया है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो राजधानी था फनी मुकुट राय के समय, फनी मुकुट राय। इसके समय राजधानी कहाँ थी? सुतियाम्बे, सुतियाम्बे, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपका प्रताप राय, प्रताप राय। इसने भी राजधानी चेंज किया और इसने सुतियाम्बे से राजधानी कहाँ कर दिया था? चुटिया कर दिया था। फिर तीसरा याद रखिएगा भीमकर्ण, भीमकर्ण। इसने राजधानी जो है चुटिया से कहाँ कर दिया था? खुखरा कर दिया था, ठीक है। भीमकर्ण राजधानी चुटिया से खुखरा। उसके बाद याद रखिएगा दुर्जनसाल, दुर्जनसाल शाह। इसने राजधानी जो है दोईसागढ़ कर दिया, दोईसागढ़, ठीक है। इसे नवरत्नगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, नवरत्नगढ़, ठीक है। उसके बाद एक याद रखिएगा यदुनाथ शाह, यदुनाथ शाह। इसने जो है राजधानी पालकोट कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक याद रखिएगा अंतिम जो राजधानी हुआ था प्रताप उदयनाथ सहदेव, उदयनाथ सहदेव, सहदेव, ठीक है। इसने राजधानी जो है कहाँ किया? रातूगढ़, जो कि नागवंशियों का अंतिम राजधानी था। ये सारा जो आपको डिटेल में याद रखना है। सबसे पहला फनी मुकुट राय राजधानी कहाँ बनाया? सुतियाम्बे बनाया, ठीक है। उसके बाद प्रताप राय चुटिया राजधानी बनाया। भीमकर्ण इसने राजधानी जो है खुखरा को बनाया था, ठीक है। दुर्जनसाल शाह इसने राजधानी जो है दोईसागढ़ को बनाया। यदुनाथ शाह इसने राजधानी जो है पालकोट को बनाया। उसके बाद प्रताप उदयनाथ सहदेव इसने राजधानी जो है रातूगढ़ को बनाया, ठीक है। एक जगन्नाथ शाह भी थे, जगन्नाथ सहदेव, इसने राजधानी जो है पालकोट को पालकोट भैरव कर दिया था, ठीक है। पालकोट भौरो, ठीक है। पालकोट भौरो जो है जगन्नाथ सहदेव ने एक समय भी राजधानी चेंज किया था।
तो ये जो है 5-6 नाम आपको याद रखना है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज जो हमारा नागवंशी खत्म हो गया, अगला हम लोग देख लेंगे शिव वंश, पंचेत वंश, रामगढ़ राज्य के बारे में। आई होप आप लोग को नागवंशी पूरा समझ में आया होगा। ये हमारा नागवंशी का पार्ट 2 था, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 के बारे में पढ़ चुके हैं। ये बिल्कुल एकदम डिटेल में पढ़ा है ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। अभी राजवंश हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे राजवंश पढ़ना है। आई थिंक मेरे हिसाब से जो है 1 से 2 क्लास और लगेगा राजवंश को खत्म करने में। अभी हमारा सिर्फ नागवंशी का राजवंश खत्म हुआ है, नागवंशी और मुंडा राज, ये 2 हमारा खत्म हो चुका है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो है इस चैनल को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे ताकि लोगों तक ये ग्रुप पहुंच, ये चैनल पहुंच जाए, जिससे जो है वो फ्री में झारखंड जीके का क्लास कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जोहार साथियों।